तो हैप्पी संडे, बहुत बहुत नमस्ते। आज ऑर्गेनाइज डे है भाई, और डेट हो गई है आज 27 है जी। जी जी 27 है और एफोरिज्म नंबर चलेगा कि कौन सा है जी? 64 होना चाहिए। 64। चलो देख लेते हैं वहां पहुंच के। 63 होएगा। नहीं बेटा, 60 63 मुझे लग रहा है कि जो 64 होएगा। 64 होगा। 64 होगा। हाँ, और 64 होएगा बेटा। अच्छा, हाँ डॉक्टर प्रशांत, 64 होएगा भाई। और 64 का इधर कंटेंट में हम पहुंचते हैं, पेज नंबर 25 पे। 64 के कंटेंट में करें एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शंस। 63 में भी भाव आ गया था प्राइमरी एक्शन का, लेकिन 64 में वो कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन। 27 अप्रैल 2025। तो इसमें कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्राइमरी एक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल मोर्बिफिक एजेंट, ब्रैकेट में कह रहे हैं मेडिसिन, ऑन आवर हेल्दी बॉडी एज सीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, our vital force seems to conduct itself merely in a passive, ब्रैकेट में कह रहे हैं receptive manner, and appears, so to say, compelled to permit the impressions of the artificial power acting from without to take place in it and thereby alter its state of health। हालांकि एक भाव जो हम 63 में ले रहे थे उसकी जगह इसमें और एक बारीक बात कह रखी है। हमारा भाव 63 में ये था कि वो जब प्राइमरी एक्शन उस पर होगा तो वो उसके प्रपोर्शन में उसका विरोध करेगा और नेट रिजल्ट जो मिलेगा वो जो आएगा वो माना जाएगा। अगर मेडिसिन वाला आर्टिफिशियल हैवी पड़ गया तो प्राइमरी में रिजल्ट निकल के आएगा, और अगर वो इनसफिशिएंट रहा वाइटल फोर्स के प्रतिरोध के सामने तो अभी प्राइमरी एक्शन पाल्पेबल नहीं हो पाएगा अभी। ऐसा भाव 63 में था। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि ये जो प्राइमरी एक्शन है आर्टिफिशियल मोर्बिफिक एजेंट का, मेडिसिन का, हमारे शरीर पर, हेल्दी बॉडी पर, जैसा कि देखा जाता है या देखा जाएगा एग्जांपल्स में, कि इसमें क्या देखते हैं कि हमारा वाइटल फोर्स ऐसा प्रतीत हो रहा है, बल्कि प्रतीत हो रहा है, वो नहीं है, 100% नहीं है, प्रतीत हो रहा है कि ये पैसिव मैनर में काम कर रहा हो, जैसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि ये पैसिव मैनर में रहता है, और एपियर सो टू से, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये कह सकते हैं कि ये कंपेल्ड होकर के परमिट कर देता है इंप्रेशंस लेने को, किसके? आर्टिफिशियल पावर के, जो कि बाहर से काम कर रही है इसके ऊपर, और इस तरह से ये अपनी स्टेट ऑफ हेल्थ में अल्टरेशन ले आता है। तो इसमें भाव ये है कि ये पैसिव या रिसेप्टिव मोड पे काम कर रहा हो, जैसे वहां ऐसा प्रतीत होता है प्राइमरी एक्शन के दौरान। It then, however, appears to rouse itself again, as it were, and to develop, ब्रैकेट में कैपिटल ए कह रहे हैं, the exact opposite condition of health, ब्रैकेट में फिर बोले काउंटर एक्शन या सेकेंडरी एक्शन, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं, टू दिस इफेक्ट, यानी कि प्राइमरी एक्शन के इफेक्ट के लिए, प्रोड्यूस अपॉन इट, इफ there be such an opposite, and that in as great a degree
as was the effect primary action of the artificial morphic agent or medicinal agent on it and proportionate to its own energy. Proportionate to its own energy. तो यहाँ पे कह रहे हैं हनीमैन साहब कि भले ही वो पैसिव मैनर में प्रतीत हो रहा हो, हालांकि फिर अपीयर टू रोज इटसेल्फ अगेन, हालांकि फिर ये जाग उठता है या अपने आप में इसमें एक राउजिंग आती है, एज इट वर, जो होती ही है, एंड टू डेवलप, और फिर डेवलप होता है, देरा बेटा खाना देगा बेटा, और डेवलप होता है फिर एक अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ हेल्थ, यानी कि काउंटर एक्शन या सेकेंडरी एक्शन फिर एक राउज होता है प्राइमरी एक्शन के खिलाफ, इस इफेक्ट के खिलाफ जो ये मेडिसिन का आया, जो इसके ऊपर प्रोड्यूस हुआ था. इफ देयर बी सच एन अपोजिट and that in as great a degree as was the effect primary of the artificial morphic or medicinal agent on it. और मजे की बात यह है कि ये जो सेकेंडरी एक्शन जो पैदा होता है बिल्कुल अपोजिट क्रिया के रूप में, इसकी जो डिग्री है अमित पाल भाई, डॉक्टर दीपशिखा, इसकी जो डिग्री है इन एज ग्रेट ए डिग्री एज व्हाट द इफेक्ट ऑफ प्राइमरी एक्शन. मतलब अगर ऐसा समझने के लिए समझें कि जितनी मात्रा में प्राइमरी एक्शन आया उतनी ही मात्रा में जस्ट इक्वल एंड अपोजिट ही होता है, इम्प्रपोर्शनेट नहीं होता. अगर जिन लोगों में इम्प्रपोर्शनेट हो जाता है उन्हें जनरली हिस्टोरिकल भी बोल सकते हो आप, है जी. बिल्कुल. जहां ये इम्प्रपोर्शनेट सेकेंडरी एक्शन आएगा प्राइमरी एक्शन के, तो वो हिस्टोरिकल या इडियोसिंक्रेटिक कैटेगरी में आ जाएंगे. जबकि नियम ये कहता है डॉक्टर सिमरन कि जितना प्राइमरी एक्शन है उतनी उसी के प्रपोर्शन में उतनी ग्रेट डिग्री का इफेक्ट सेकेंडरी एक्शन का आएगा ऑफ द आर्टिफिशियल मोर्बिक और मेडिसिनल एजेंट ऑन इट एंड proportionate टू इट्स ऑन एनर्जी. और इसकी अपनी जो अपनी एनर्जी है उसी के प्रपोर्शन में वो आता है. ए कंडीशन तो ये होती है, और या फिर बी कंडीशन आएगी अमित पाल भाई. इफ देयर बी नॉट इन नेचर ए स्टेट एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द प्राइमरी एक्शन, यदि नेचर में कोई ऐसी एग्जैक्ट अपोजिट वाली स्टेट ना हो इस प्राइमरी एक्शन के, इट अपीयर्स टू एंडेवर टू इंडिफरेंशिएट इटसेल्फ, दैट इज टू मेक इट्स सुपीरियर पावर अवेलेबल इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द चेंज wrought in it from without, ब्रैकेट में कह रहे बाय द मेडिसिन, in the place of which it substitutes its normal state, यानी कि सेकेंडरी एक्शन या क्यूरेटिव एक्शन. तो बी एग्जांपल, बी कंडीशन में कह रहे हैं कि यदि अपोजिट नहीं है नेचर में किसी चीज का, अभी समझ लेंगे एग्जांपल से अपोजिट कैसे, इसे पूरा करके. तो फिर ये प्रयास करता है निष्क्रिय होकर के, उदासीन होकर के एक तरह से अपने आप में, और फिर ये कोशिश करता है ये जो सुपीरियर पावर जो इसके पास अवेलेबल है इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द चेंज wrought इन इट फ्रॉम विदाउट, जो बाहर से इसके ऊपर जो चेंज पैदा हो गए थे उनके चले जाने के बाद फिर ये अपनी पूर्व स्थिति स्थापित करने में लग जाता है जो मेडिसिन के द्वारा हुए थे. इन द प्लेस ऑफ विच इट सब्स्टिट्यूट इट्स नॉर्मल स्टेट, जितना ये डेविएट हुआ था उतना ये वापस नॉर्मल स्टेट तक आके रुक जाता है अगर अपोजिट वाली कंडीशन नहीं है, जिसको कहा गया सेकेंडरी एक्शन या क्यूरेटिव एक्शन. तो एग्जांपल के तौर पर हम जो समझेंगे, अक्सर जैसे जायसवाल सर समझाया करते थे डॉक्टर दीपशिखा,
मान लो जैसे किसी को डायरिया है, तो डायरिया की अपोजिट कंडीशन नेचर में है कॉन्स्टिपेशन के रूप में। हाँ, अगर हाई टेम्परेचर है तो इसकी अपोजिट स्टेट नेचर में है लो टेम्परेचर, है जी। और यदि हाँ। किसी के शरीर पे कोई ट्यूमर बना है तो ट्यूमर की अपोजिट स्टेट डिप्रेशन, गड्ढा नहीं है, कैविटी नहीं है, बिल्कुल। केविटी नहीं है। तो बेसिकली यदि डायरिया के एग्जाम्पल को लें तो वो ए एग्जाम्पल होगा यहाँ। अगर किसी को डायरिया हुआ और उसे मेडिसिन ने डायरिया किया तो सेकेंडरी एक्शन में उसको अमितपाल भाई कॉन्स्टिपेशन आएगा, और जस्ट इक्वलेंट मतलब उसके असर में थोड़ा सा पीछे को बैक मार के विरोध करके प्रतिरोध करके कॉन्स्टिपेटेड होएगी बॉडी थोड़ी, या फिर कहिए कि उसका सेकेंडरी एक्शन कॉन्स्टिपेशन के रूप में आएगा। अब वो कितने प्रपोर्शन में आ रहा है वो समझ में आ जाएगा कि ये अप टू हेल्थ रुक जाना है या एक आध दिन कॉन्स्टिपेशन रह के तब नॉर्मल होना है, वो अलग बात है। बी वाले एग्जाम्पल को लेते थे, खास करके जैसे कहीं ट्यूमर वगैरह है, कहीं कहीं कोई बॉडी में कहीं मान लो ग्रोथ हो गई या ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर में क्या होता है कि ट्यूमर जब मेडिसिन का असर खत्म हो जाता है, बाहर के इफेक्ट, बाहर के एजेंट का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर बॉडी नॉर्मल स्टेट तक आकर रुकती है, ना कि वहां पर केविटी तक जाती है वापस कि जितना ऊपर को उठाता उतना गड्ढा बनेगा, ऐसा नहीं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया उसका क्यूरेटिव या सेकेंडरी एक्शन का। तो मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया। तो अगर किसी के पास कोई और एग्जाम्पल है वो भी है, दे सकता है दीपशिखा या सिमरन, अमित भाई। वैसे अपने आप में सफिशिएंटली क्लियर हो गई ये बात, है ना बेटा। तो ये सेकेंडरी एक्शन दो रूप में आता है, काउंटर एक्शन के रूप में और क्यूरेटिव एक्शन के रूप में। काउंटर एक्शन वहां आएगा जहां अपोजिट है नेचर में, और जहां अपोजिट नहीं है वहां पर सीधे नॉर्मल स्टेट तक आ जाती है बात। 65 एफोरिज्म है, 65 एफोरिज्म में कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ ए। चलो देखो कितने दयालु हैं हनीमैन साहब, वो एग्जाम्पल भी देंगे अब। क्या बात है, क्या बात है। 65 में कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ ए कंडीशन आर फैमिलियर टू ऑल, सब परिचित है उनसे। तो कैसे? ए हैंड bathed in hot water is at first much warmer than the other hand that has not been so treated, यानी कि ब्रैकेट में कह रहे प्राइमरी एक्शन जिस पे नहीं हुआ था। सब जानते हैं कि एक गर्म पानी में जब हाथ को गीला किया जाता है, डबोया जाता है, तो पहले वो गर्म हो जाता है दूसरे से भी ज्यादा जो नहीं बात किया गया हॉट वाटर में, उससे जिसपे प्राइमरी एक्शन नहीं किया गया उससे भी ज्यादा वार्मर हो जाता है जो वार्म हॉट वाटर में जो बात करा जो। बट when it is withdrawn from the hot water and again thoroughly dried, it becomes in a short time cold and at length much colder than the other, यानी कि सेकेंडरी एक्शन। परंतु जब इस हाथ को गर्म पानी से बाहर निकालते हैं और इसे सुखा लेते हैं अच्छी तरह से, तो हम ये देखते हैं कि जो हाथ पानी में डबोने से गर्म हो गया था, जो दूसरा हाथ जो नहीं डबोया था उससे, तो अब ये बाहर निकालने के बाद, ड्राई करने के बाद जो वार्म हो गया था, ये और भी ज्यादा कुछ समय के लिए और ज्यादा ठंडा हो जाता है उस हाथ से जो के नॉर्मल, जो के नहीं डबोया था उससे। क्यों? इसमें क्या है, अब ये सेकेंडरी एक्शन के दौरान ये थोड़ी देर के लिए पहले से भी ज्यादा या दूसरे हाथ से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है जो अभी गर्म हुआ था। तो सेकेंडरी एक्शन किस रूप में आया? कोल्डनेस के रूप में। ए पर्सन हीटेड बाय वायलेंट एक्सरसाइज, ये प्राइमरी एक्शन लिया इस बात को, इज आफ्टरवर्ड्स अफेक्टेड विद चिलीनेस एंड शिवरिंग, यानी कि सेकेंडरी एक्शन। कोई व्यक्ति अमितपाल भाई
वायलेंट एक्सरसाइज के बाद दौड़ लगा करके जिम करके बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है जिसे, तो उसे एकदम गर्म हो जाता है, वो एकदम गर्म हो जाता है शरीर उसका। लेकिन जब वो प्राइमरी एक्शन से हटता है, प्राइमरी एक्शन से एक्सरसाइज से दूर होता है, तो भाई वो पहले नॉर्मल जो स्टेट में था उससे भी ज्यादा चिलीनेस और शिवरिंग फील करता है थोड़ी देर के लिए। मेरे साथ हुआ है, पता नहीं आप लोगों ने महसूस किया नहीं किया जिंदगी में, जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना हमें, कई बार सड़क पे हम कहीं खड़े हैं या हम कहीं, तो अचानक शिवरिंग भी आती है कई बार। जी 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 मैंने महसूस किया, खेतों वेतों में काम हम लोग करते थे तो खूब गर्मी लग रही है, तो फिर पता चला कि एकदम शरीर ने दूसरा वाला वो ले लिया, जिसे जर्मनी से क्या कहते थे कि पसीने की ठंडी ठंडी हवा के साथ। हाँ 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 बेसिकली। तो वो सेकेंडरी एक्शन होता है वाइटल फोर्स का, जब एक थ्रेशोल्ड टूट जाता है उसका सहने का, है जी। तब उसे लगता है यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो फिर सेकेंडरी एक्शन कई बार आ जाता है उसमें वहीं पैरेलल। या फिर जैसे काम करके आप पेड़ की छाया में बैठो, तो बिल्कुल अमित पाल जो आप कह रहे हो यही भाव बोलते थे कि यार पसीने में हवा लग रही है ना, तो और मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है, जबकि वो ठंडा ठंडापन वो सेकेंडरी एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स था यहाँ। हाँ, हम पसीने को दे देते हैं थोड़े से यहाँ बेनिफिट दे देते हैं कि बॉडी में से जो हीट के रूप में पसीने के रूप में वो हीट बाहर निकल रही है, ये है वो भी ठीक है, इस प्रक्रिया का हिस्सा ही है वो भी। नहीं तो कई बार लोगों को पसीना आता है, सबको चिलीनेस थोड़ी ही लगती है दीप्सी का। हाँ जी। लोगों को पसीना भी आता रहता है और अंदर से हीट भी महसूस करते रहते हैं, तो उनका वो हीट का लिबरेशन, वो लिबरेट नहीं हो रही, रेडिएट नहीं हो रही, वो तो कुछ और ही प्रोसेस है। हमने खूब देखा है पसीने में भी, और आदमी बेचैन भी, अंदर से गर्मी भी लगे जा रही है। जबकि हम जब खेतों में काम कर रहे हैं या दौड़ लगाएं, तो पसीना आने के बाद हमें फ्रेश फील होता है, तो वो प्रक्रिया अलग है। और किसी को बैठे बिठाए पसीना आ रहा है और अंदर से गर्माहट आ रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि वहां ठंडा कर रहा हो। अमित पाल सही बात। आगे कह रहे हैं कि 2-1 हु वाज यस्टरडे हीटेड बाय ड्रिंकिंग मच वाइन, जो एक दिन पहले खूब गर्म जोशी में था, खूब गर्मा गर्मी में था, वाइन लेने के बाद प्राइमरी एक्शन में, टुडे एवरी ब्रीथ ऑफ एयर फील्स टू कोल्ड, ब्रैकेट में काउंटर एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी एक्शन। जब वो सुबह को उठा तो उसकी हर सांस पहले से भी ज्यादा ठंडी जो आ रही थी, ठंडा पड़ गया वाइटलिटी उसकी सेकेंडरी एक्शन के दौरान, और ज्यादा ठंड लगी। मेरे पास एक पेशेंट है, क्रॉनिक ड्रिंकर है वो, तो अमित पाल भाई वो बोलता है कि मेरे को डॉक्टर साहब ठंड बहुत लगती है, डॉक्टर साहब बिल्कुल शरीर ठंडा रहा है, मुझे ठंड बहुत लगा है। मैं पहले से लगे अभी कि नहीं, पहले इतनी नहीं लगती थी। तो अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा, क्योंकि डेली शाम को पीता है वो, जब डेली शाम को पीता है तो जाहिर सी बात है फिर सुबह के टाइम शरीर उतना ही, जितना शाम को गर्म होता है दारू दूरू पी के, सुबह उतना ही ठंडा हो जाता है। और दोनों तरह से ठंडा हो जाता है वो, फिजिकली भी और मेंटली भी। मेंटली जो एजिटेशन आता है ना, उतरने के बाद उतना ही ठंडा हो जाता है। जो मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया था, एक एग्जाम्पल था कि एक शराबी राजा की सवारी निकल रही थी, हाथी पे जा रहे थे राजा जी। एक शराबी आया, कह रहा है रुको, रुक गया, हाँ भाई बोल, कह रहा बता कितने में दे रहा है हाथी राजा से। तो समझ गए, कह लगे चल ठीक है दे देंगे, सुबह बात करते हैं। अगले दिन उसे दरबार में बुलाया गया कि यार तू हमारा हाथी खरीद रहा, कह लगे साहब वो तो चला गया, हाथी खरीदने वाला तो हाथी सुबह तक चला गया वो। तो ये जो हीट आती है अमित पाल भाई, ऐसे आती है लोगों में। शादियों में देखते हैं हम, किसी के साले की शादी है, जीजा की बड़ी गर्मी रहती है, शाम को जब गड्डी उड़ाता है ना घोड़ी बग्गी पे खड़ा होके दारू पी के, सुबह के टाइम कहता है मेरी जेब कट गई, रात किसी ने गड्डी निकाल ली, मैंने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी। कि पता चला वो वीडियो देखते हैं ना दीपशिखा, तो वो गड्डी हाथ से उड़ा रहा था खुद ही। तो ये सब चीजें ना हमारे इस सेकेंडरी एक्शन को वो कर रहे हैं कोऑपरेट। हाँ मैं बोल रहे हो कुछ? मोस्ट ऑफ लोगों को देखा है जैसे जिनमें ना कॉन्फिडेंस वीक होता है, वो
वाइन वाइन का यूज करते हैं, हाँ फिर हाँ पहले रहेंगे, लेकिन जब वाइन ले लेंगे तो फिर वो हाँ। रुकेंगे नहीं। इसका देखो दूसरा भी इफेक्ट आता है जो आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने। कई लोग जो नॉर्मल स्टेट में शाई होते हैं ना दीपशिखा, हाँ जी, हाँ जी। शाइनेस होती है, शर्मीले होते हैं, वो पैग लगाने के बाद कई बार बोलने वो हो जाते हैं, वोकल हो जाते हैं वो। मैं हम्म। रेंट पे रहता था अमितपाल भाई, जहाँ सिस्टर का मकान है आपकी उधर प्रताप विहार में। जी। वहाँ राजेंद्र सिंह जी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, तो वो बिल्कुल नहीं बात करते थे दीपशिखा, एकदम टाइट टाइट से रहते थे, सख्त से रहते थे। और जब वो शाम को पी के आ जाते थे तो कहते तू मेरा भाई है, तू मेरा छोटा भाई है पवन। मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल। और जब वो सुबह को जाते थे तो बिल्कुल स्ट्रेट होकर निकलते थे, ना दाएं गर्दन मुड़ती थी, ना बाएं मुड़ती थी, ना दवा, ना सलाम, ना स्माइल, ना कुछ। मैंने ऐसा भी देखा भाई, जो शाही होते हैं या जो ब्रेक खींच के रखते हैं अपने ऊपर, अपनी साइकी को ओवर कमांड करके रखते हैं। ये वीक कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। ही फंसता है इन चीजों में। तो ये सब जो है ना, सब चीजें सिखाती हैं लाइफ में ये। वीक कॉन्स्टिट्यूशन को ही हेल्प होती है इन सब चीजों की ना। है अमित? वीक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना, वीक, हाँ उनको वो ज्यादा फंसे होते हैं इन सब चीजों में ना, वाइन हाँ वाइन। बिल्कुल। और पता है एक पॉइंट यही और क्लियर कर लो, ये वीक कॉन्स्टिट्यूशन जब इसको अपना सहारा बना लेते हैं तो वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट दैट एडिक्शन। ये इसे गिव अप नहीं, ये गेट रिड ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन का सहारा बना लिया इन्होंने। जब ये नहीं पीते हैं तो पहले से भी ज्यादा कमजोर लगता है फिर उनको अपने अंदर का इंसान, तो ये दौड़ के पीते हैं उसको फिर डर की वजह से। तो इसलिए आपके पास दो कैटेगरी आएंगी ड्रिंकर्स की, अल्कोहलिक्स की। एक वो जो मौज मस्ती में पीता है, एक वो जो उसको सहारा बना के टेंशन खत्म करने के लिए पीता है दीपशिखा। जो टेंशन का सहारा बनाता है, नींद आने का सहारा बनाता है, रिलैक्स होने का सहारा बनाता है, उनकी ड्रिंक नहीं छूटती आगे चल के। तो जो लोग जब तक उस कैटेगरी में होते हैं कि भाई हम तो मस्ती में पीते हैं, कोई हमें टेंशन वेंशन कम करने के लिए नहीं पीते, वो जल्दी बाहर आ जाते हैं ड्रिंकर्स, ये उसमें इस एडिक्शन का बहुत ज्यादा चांस रहता है उन लोगों में जो इसको सहारा बना करके जीवन में लाते हैं। टेंशन का सहारा, नींद लाने का सहारा, सहारा बैसाखी बना के जो लाता, कोई भी एडिक्शन हो, चाहे ड्रिंक हो, चाहे ड्रग हो, चाहे कुछ भी है, वो नहीं निकल पाता। और इसमें भी एक दिन बात हुई थी, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो जल्दी गिव अप कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, बशर्ते इमोशनल की जगह। इमोशनल लोग अगर एक बार ड्रिंक में फंस गए तो उनका बाहर आना इस एडिक्शन से वेरी डिफिकल्ट देन इंटेलेक्चुअल्स। तो ये कई पहलू हैं अल्कोहल पे, बहुत क्लियर है ये लाइफ में भी मैंने एग्जांपल ले रखे हैं ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, जिन जो मेरे टच में पीने वाले थे या मैं सोसाइटी को देखता हूँ, मैंने देखा अमितपाल, जो लोग इंटेलिजेंट लोग हैं वो इसके एडिक्शन से बाहर कंपैरेटिवली इमोशनल पर्सन जल्दी आ गए बाहर। जल्दी बाहर आ ही जाएंगे। हाँ इंटेलेक्चुअल है, प्रैक्टिकल है, उसे समझ आ चुकी कि भाई ये ऐसे इमोशनल में फंस गया है, इमोशन में। हाँ हाँ तो अच्छा निकल ही नहीं। बिल्कुल। और अगर आप स्ट्रेंथ की बात पे भी आ जाओ, जो एक दिन बात हो रही थी, मान लो 3 पार्ट है ब्रेन के, ओल्ड ब्रेन, मिड ब्रेन, न्यू ब्रेन। तो ये जो अल्कोहल जो केमिकल है डॉक्टर देशिका, ये इंटेंशनली लाए थे अंग्रेज अमित भाई, बंदे का सेरिब्रल कॉर्टेक्स को विनम्र करने के लिए। ये आप अगर जाओगे गूगल पे तो आप ये देखोगे कि अल्कोहल सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालती है वो फ्रंटल ब्रेन पे डालती है। बिल्कुल डाले। और फ्रंटल ब्रेन है कमांडर, मास्टर ऑफ द बॉडी, मास्टर ऑफ द अदर पार्ट ऑफ ब्रेन। तो जिसका ये पैदाइशी मजबूत है अमित पाल, तो वो उसका विकेट देर से गिरेगा या नहीं भी गिरेगा। और जो मिड ब्रेन वाले ही होते हैं इमोशनल ब्रेन प्रीडोमिनेंट, तो इनका तो पहले ही उस पे चल रहा था कमजोरी पे, फोर ब्रेन तो, और ऊपर से बचा कुचा वो तोड़ दिया अल्कोहल ने। तो कुछ तो मास्टर था ही इनका इमोशनल ब्रेन, और भैया ड्रिंक के बाद और ज्यादा हो
उस पर कमांड आ जाती है जब बड़ा भाई सरेंडर कर देता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला। तो इसलिए इमोशनल ब्रेन जो है वो और ज्यादा बिगड़ जाता है, जैसे कोई बिना कमांड का कोई पशु बितक रहा हो, सांड जैसे बिना उसका लगाम का घोड़ा हो जाता है फिर ये। तो ये रीजन भी है अमित भाई जी। तो जो लोग थोड़े से इंटेलेक्चुअल उसमें नॉर्मल हैं, एवरेज हैं, उनको और जल्दी पेल देती है अल्कोहल। बिल्कुल। मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट बात कर रहा हूँ, जो मेरे अपने हम लोग हॉस्टल में रहते थे दीपशिखा, मान लो किसी के बर्थडे पार्टी पे कभी किसी सीनियर ने कहा कि चलो भाई थोड़ी थोड़ी वाइन ले लेते, तो मेरा एक फ्रेंड था दीपशिखा, वो इमोशनल है पक्का, मैं आपकी नॉलेज से बात करता हूँ, इमोशनली मेरे से भी ज्यादा इमोशनल है, मैं भी इमोशनली हूँ ऐसे। तो वो एक पैग लेता था अमितपाल भाई, और बल्कि आधा लेता था, उसमें पानी भर देते थे। वो सबसे ज्यादा मस्ती करता था औरों से जिन्होंने 4-4 ले रखे उससे भी, क्योंकि वो उस आधे से भी इतना वो हो जाता था एग्जैजरेट। तो मैं कहता था बाद में, मैं कहा तू मजे ले रहा है, तो तूने जो है पी तो है ही नहीं। कह लगे नहीं यार मुझे तो पूरा आनंद आ रहा है इसमें। तो वो इमोशनल ब्रेन ना वो थोड़ा सा फ्री हो जाता था उसका, और भी ज्यादा लेने के बाद। तो ये आप देखेंगे सोसाइटी में, आप देखना कहीं रिश्तेदारियों में कोई भी, कई लोग होते हैं कहते हैं यार पीता थोड़ी सी यार, और ड्रामा ज्यादा करता, तो उधर से भी इशारा आ जाता है इस चीज का। ठीक है भाई, चले आगे को। जी। An arm that has been kept long in very cold water is at first much paler and colder in primary action than the other, but removed from the cold water and dried, it subsequently become not only warmer than the other but even hot, red and inflamed secondary reaction के दौरान, reaction of the vital force। ठीक है जी। तो जो आर्म पहले एकदम ठंडी हो गई थी प्राइमरी एक्शन में, तो ना केवल ये गर्म होती है बल्कि ये रेड, हॉट और इन्फ्लेम्ड भी हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा चिल्ड उसमें रख ली गई तो उतना ही ज्यादा सेकेंडरी एक्शन आएगा प्रपोर्शन में। फ्रोस्ट बाइट वगैरह जो होती है, हाँ। तो अब यहाँ प्रपोर्शन समझ में आ गया। जो ऊपर आ रहा था ना अपोजिट है, तो प्रपोर्शन में आती है प्राइमरी एक्शन के, सेकेंडरी एक्शन प्रपोर्शनेट होता है। वो ऐसे समझ में आ जाएगा कि जितना ज्यादा फ्रीज आउट कर दिया हाथ को सेकेंडरी एक्शन में, उतना ही ज्यादा वो रेड, हॉट और इन्फ्लेम्ड होएगा भाई। अगला कह रहे हैं एक्सेसिव वाइवेसिटी फॉलोज द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी प्राइमरी एक्शन के दौरान, बट sluggishness and drowsiness remain for a long time afterward, second reaction या secondary action. If this be not always again removed for a short time by imbibing fresh supplies of coffee, palliative। कॉफी वालों के लिए कहानी समझ में आ जाएगी कि कॉफी के बाद जो एक्सेसिव वाइवेसिटी में आ जाते हैं प्राइमरी एक्शन में, उसके बाद वो और ज्यादा स्लगिश, ड्राउजी होने लगते हैं, लंबे समय तक लेते रहते हैं जो सेकेंडरी एक्शन की वजह से। और अब यदि उनको थोड़ा जिंदा दिल रहना है थोड़े समय के लिए, तो उन्हें लेना ही होगा फिर से सप्लाई कॉफी की। तो इसलिए उनकी कॉफी की संख्या बढ़ती जाती है। पहले एक बार कॉफी लेते थे, अब 2 बार लेते हैं सुबह शाम। फिर पता चला कॉफी के एडिक्टिव हो गए। ना केवल अल्कोहल, कॉफी भी एडिक्टिव होती है। आफ्टर द प्रोफाउंड स्टुपिफाइड स्लीप कॉज्ड बाय ओपियम प्राइमरी एक्शन के दौरान, द फॉलोइंग नाइट विल बी ऑल द मोर स्लीपलेस, रिएक्शन या सेकेंडरी एक्शन। स्टुपिफाइड स्लीप जो आती है ओपियम के बाद, ओपियम देने के बाद प्राइमरी एक्शन में, आने वाली रातें और भी ज्यादा नींद रहित हो जाती हैं, सेकेंडरी एक्शन में और नींद उड़ जाती है। आफ्टर द कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस्ड बाय ओपियम प्राइमरी एक्शन के दौरान, डायरिया एंस्यूज, फिर बाद में डायरिया जरूर आएगा सेकेंडरी एक्शन। एंड आफ्टर परगेशन with medicines that irritate the bowels, constipation of several days during ensues of secondary, ब्रैकेट में कह रहे हैं secondary action।
यदि किसी को परगेशन कराया, परगेटिव मेडिसिन दे दी पेट साफ करने की, इरिटेट करके बोवल को, तो कॉन्स्टिपेशन रहता कई दिनों तक फिर आगे चल के सेकेंड रिएक्शन। And in like manner, it always happens after the primary action of medicine that produces in large doses a great change in the health of healthy person. That is exact opposite when, as has been observed, there is actually such a thing is produced in the second reaction by our vital force. और इसी तरीके से जो घटता है प्राइमरी एक्शन में मेडिसिन के द्वारा, जो पैदा होती है लार्ज डोजेज के रूप में, जो ग्रेट चेंज आ जाता है हेल्थ में, हेल्दी पर्सन के, वो एग्जैक्ट अपोजिट होता है फिर जब, जैसा हम ऑब्जर्व करते हैं एक्चुअली जो चीजें होती है, जो सेकेंडरी एक्शन में होता है, जस्ट अपोजिट करता है हमारा वाइटल फोर्स। अगर लार्ज डोजेज हम देंगे किसी को तो वाइटल फोर्स फिर उतना ही बैक मार्क के जो वो अच्छा कर रही थी प्राइमरी एक्शन के उसमें वो और ज्यादा लार्ज डोजेज का भी यही एक प्रोसेस है। लार्ज डोजेज जो होती जाती है किसी दवाई की वो इसलिए होती है क्योंकि वो प्राइमरी एक्शन उनका पैलिएटिव सप्रेसिव होने के नाते वो और ज्यादा वाइटल फोर्स को वो करता रहता है। या जब तक वाइटल फोर्स में ताकत है वो सेकेंड रिएक्शन उतना ही स्ट्रोंग आता है, या फिर कहिए कि वाइटल फोर्स की वाइटलिटी कम होती जाती है तो लार्जर डोज होती जाती है फिर ग्रेट चेंज करने के लिए हेल्थ में, या मतलब उतना ही चेंज लाने के लिए जितना पहले 1 मिलीग्राम काम कर रहा था अब पता चला 5 मिलीग्राम काम कर रहा है, उतना इफेक्ट लाने के लिए। वो उस केस में हो जाता है जहां वाइटल फोर्स का सेकेंड रिएक्शन विनम्ब होने की तरफ बढ़ने लगता है। जब तक वाइटल फोर्स में जान है तो वो दी हुई डोज का, लार्ज डोज का उतना ही स्ट्रॉन्ग अपोजिट एक्शन वो देता है सेकेंडरी एक्शन है जी। हेलो जी बॉस, जी बॉस तो जी। ये था भाई 65। कोई बात है यहाँ किसी की, कोई पॉइंट रखना चाह रहा है अपना? डॉक्टर श्रेय है, निधि पांसी, सब क्लियर हो रहा है या सब चाय पी रहे हैं बैठ के? डॉक्टर श्रेय क्लियर हो रहा है। ओके, डॉक्टर श्रेय तो बोल नहीं रहे। डॉक्टर श्रेय माइक ऑफ करें हैं बेटा। बस ऐसे सिली सही क्वेश्चन है लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ। अरे आप ऐसा मत बोलो पहले कि सिली सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कभी भी सिली नहीं हो सकता, पहले तो इससे बाहर रहो, आप पूछो। इसके लिए तो हम थैंकफुल है। हम लोग कहते हैं जी ये सिमिलिया वाला हम लोग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग को गर्मी में जैसे अगर जो कहा जाए तो सिमिलिया के कॉन्सेप्ट से तो हम लोग को गर्म पानी से नहाना अच्छा लगना चाहिए ना, लेकिन गर्मी में तो हम लोग ठंडे पानी से नहाते हैं, मतलब जो भी नॉर्मल रनिंग टैप वाटर होता है उससे नहाते हैं। हाँ। तो वही अच्छा लगता है, तो गर्म पानी हो जाता है टंकी का समटाइम्स, तो बिल्कुल भी मतलब ना बॉडी के लिए सूदिंग होता है ना माइंड को सूदिंग होता है। कौन सा इसको हम लोग कैसे कौन सा नहीं होता बॉडी के लिए सूदिंग? नहीं होता है सूदिंग? अरे भैया पहले समझो, माइंड अलग है, मन और तन दोनों अलग है। जो मन को अच्छा लगता है वो तन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई बार मन को अच्छा लगता है ठंडा और तन के लिए गर्मी में गर्म अच्छा। तो आप बॉडी के लिए सूदिंग रहता, पक्की बात है। गर्मी में गर्म प्रोसेस से गुजरना बॉडी के लिए 100% सूदिंग है, लेकिन मन के लिए बिल्कुल सूदिंग नहीं है। मन के लिए इसलिए सूदिंग नहीं है, मन को तो ठंडा चाहिए। ये मन बड़ा बदमाश है प्रतीति। मन को तो दारू अच्छी लगती है, पता चला बॉडी की एस्थेसी हो गई। मन को तो चीटिंग अच्छी लगती है, पता चला पिटवा दिया शरीर। तो मन और तन को तो पहले रखो अलग। अब आ जाओ सही बात पे। सही बात जो नेचुरल लॉ ये बोलता है कि यदि आपको गर्म प्रोसेस है, गर्मी में अगर गर्मी से ही रूबरू हुआ जाए पीछे, और उसमें शायद इंट्रोडक्शन में आप थे नहीं, शायद बाद में जुड़े हैं। इसकी इंट्रोडक्शन में ये बताया गया कि जो ये अपने खेतों में काम करने वाले लेबरर होते थे ना, फार्मर जी, और खास करके जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं, तो उनको आधा कप वाइन गर्म करके अच्छा
हाँ दी जाती थी, तो जिससे उनमें रिफ्रेशमेंट आ जाता था, कोई थकान नहीं होती थी, कोई जकड़न नहीं होती थी। जी 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 तो बिल्कुल। ये तो रहा उनका शरीर की सूदिंग प्रीति जी। और रही बात हमारी और अमितपाल भाई की, इनकी बात, तो हमें तो पता चला गर्मी में आ रहे हैं तो हम तुरंत फ्रिज में से निकाल के ठंडा ठंडा पानी पीने को मन करेगा। ये हमारा मन है, और ये मन करते हैं, है बेटा। सभी ऐसा ही करते हैं भाई। हाँ तो देखो बात समझ लो सीधी सी, 99 लोग अगर कहने लगे कि सूर्य पश्चिम से उग रहा है और एक इंसान कह रहा है कि नहीं पूरब से उग रहा है, तो आप एक की मानोगे 99 की मानोगे? एक की मानेंगे। बस तो फिर एक की मानने की आदत डालो, और एक की हम जब मानेंगे, जो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो हम तो कहेंगे 99 की मानेंगे, एक की मानेंगे। आप बड़े अकलमंद हो। तो भाई 99 लोग गलत हो सकते हैं, एक सही हो सकता है सही पे, और एक। बस इसका हाँ भाई हाँ बोलो। बस इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे कभी कभी गर्मी में क्या होता है, काम करते हुए देर हो जाती है तो नहाने का थोड़ा सा टाइम डिले होता है। उस समय तक टंकी का पानी अच्छे से गर्म हो जाता है। बहुत जब उस पानी से एक बार नहा के देखो उस समय तो बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है कि पानी गर्म है, पानी गर्म है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो कंफर्टेबल होती है बॉडी। हाँ जबकि इसके विपरीत जब हम ठंडे पानी से नहा के आते हैं तो नहा के शरीर बाहर अकड़ जाएगा, निकलते ही जब तक एकदम पसीने से तर होता है, फिर पसीना और शरीर एकदम अकड़ मतलब जाएगा, पसीने ही में छूटने लगता स्टिफनेस आ है। हाँ जाएगी, बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो स्टिफनेस। ये तो है। हाँ, और हम लोग को हमेशा बचपन से ऐसे ही कहा जाता था। जैसे मम्मी पापा लोग कहते थे ना कि ठंड लग रही है तो अगर रजाई में रहोगे तो और ठंड लगेगी, बाहर हाँ निकलो, ये फेस तो करो, काम हाँ करो। गर्मी लग रही है तो सुबह, बाहर निकलो, काम करो, तो उतना ही टेम्परेचर से आप कंफर्टेबल रहेंगे। हाँ मैं आपको बताऊं, जी सुबह सर्दियों में जनवरी के महीने में आप 5 बजे नहा लो ठंडे पानी में। मतलब ठंडा इन द सेंस टंकी का तो नहीं कहूंगा, जो जो अपना हैंडपंप का है उसका था। आपको ठंड लग ही नहीं सकती, सता ही नहीं सकती शरीर को। सताना हाँ बोल रहा हूँ हाँ मैं प्रीति चीज, सता नहीं सकती। जी और आप गर्म पानी में नहा लो, अगर आपको औरों से ज्यादा ठंड ना लगे तब बता। तो बेटा ये तो हम ना ब्लेसिंग्स हैं होम्योपैथी की हमारे ऊपर, कि हमें ये नॉलेज मिली, और हम अपने जी बच्चों के, अपने जीवन में, अपने रिश्तेदारों के, अपने एक्वेंटेंस में जितने भी हमारे लोग हैं उनको इसका लाभ पहुंचाएं। मैं अमितपाल, डॉक्टर दीपशिखा कई बार चर्चा कर चुके हैं एक एग्जाम्पल की। डॉक्टर श्रेय अभी 4-5 साल पहले, 5 एक साल होंगे अमितपाल भाई, पता नहीं है अमितपाल चले तो नहीं गए? नहीं चले गए हाँ अमित। तो बेसिकली उधर ना वो आया था, तूफान आया था बर्फीला, वहां हमारे सैनिक दब गए थे। हाँ तो एक सैनिक निकला था, 24-25 घंटे बाद मैंने वीडियो देखा, वो हाथ पैर हिला रहा है, और उसके दूसरे भाई लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, घबरा मत, सही हो जाएगा। और भैया उसकी 2 दिन बाद 3 दिन बाद पता चला कि वो नहीं रहा। तो हम लोग अक्सर डिस्कस करते थे कि उसका ट्रीटमेंट इन्होंने क्या किया कि वहां से तुरंत जो भी मैनेजमेंट दे करके या आरआर में शिफ्ट कर लिया था दिल्ली। तो हम पढ़ने की नॉलेज के नाते केवल एक डिस्कस करते हैं कि अगर उस बंदे को वहां पे रखा जाता और कंपैरेटिवली धीरे 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 उसका वो चेंज करते, ठंडे में दबाता, ठंडे में ही रखते, तो वो उसकी बॉडी कंपनसेट करती डॉक्टर प्रीति जी। तो शायद वो बच सकता था, लेकिन चूंकि इनका कॉन्ट्रारिस के पैटर्न पे जो ट्रीटमेंट देते हैं कि ठंडा है तुरंत इसको अब वो कर दो, तो शायद क्योंकि पढ़ते तो हम यही है कि अपोजिट का ही करते हैं ज्यादातर ये, तो ऐसे नुकसान हो गया। और हो रहा है, होता है। बर्निंग के केस में हालांकि एडवांस लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे भी अच्छे से इंटेलिजेंट बहुत होते, हो सकता है ये अब ऐसी वार्ड बना रहे होंगे जिनके अंदर बहुत ठंडा ना हो, जो बर्नआउट आता है केस, जो बर्नआउट वाला केस है उसके केबिन को बहुत ठंडा ना रखा जाए, उसको वार्म अप में ही रखा जाए सारी सुविधाएं देते हुए, तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कंपनसेट करेगा, तो उसकी लाइफ ये बचा सकते हैं, कंपैरिजन टू अपोजिट कॉन्ट्ररी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रीटमेंट के। जी सर। जी तो ये है भैया, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी
जी बॉस। नमस्ते बॉस। नमस्ते भाई। बॉस अभी मैं पिछले साल वो गया था केरला में, हाँ, वहाँ जनरली गुनगुना पानी पीते हैं। अब मैं रेस्टोरेंट में गया था तो वहाँ पे गुनगुना पानी ला के रख दिया। हम लोग सोचने लगे यार गर्म पानी हमें क्यों थमा दिया। फिर हाँ, देख रहे हैं वहाँ लगभग सबको गुनगुना पानी ही पिलाया जा रहा। फिर ये है कि वहाँ का ये है ही है, ट्रेडिशन ही है कि गुनगुना पानी पीना ही है। हाँ, वो इस वजह से कि ह्यूमिडिटी और स्वेटिंग कंट्रोल में रहे। हाँ, हाँ। और गुनगुने पानी के तो डॉक्टर यस एक बहुत अच्छा पहलू है। बेसिकली आयुर्वेदा में है इसकी नॉलेज ज्यादातर, और है तो ये व्यवहारिक ज्ञान। आयुर्वेदा में थोड़ा ज्यादा इसको चर्चा करते हैं कि आपको भोजन और आपको पानी उतने टेम्परेचर का लेना चाहिए जितना आपके शरीर का अपना टेम्परेचर है, तो वो उसको उसको रिसीव करेगा। अगर आपने वही अपनी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा ठंडा ले लिया खाना, जैसे आइसक्रीम ले लेते हैं, तो जब तक बॉडी में उस आइसक्रीम का टेम्परेचर बॉडी के अनुकूल नहीं हो जाएगा तब तक वो पड़ी रहेगी इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ऐसे ही यदि आपने डॉक्टर साहब गर्म ले लिया कुछ, तो गर्म बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आ जाएगा बॉडी के। तो वो जो गुनगुना पानी लेते हैं, ल्यूकवार्म जो लेते हैं, वो हमारे लिए इसलिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारी बॉडी तुरंत उसको ले लेती है बिना कोई एक्सरसाइज करे। आप देख सर लेना, इसमें डॉक्टर ये सर चीज कभी भी गर्मी में आते हैं, ठंडा ठंडा 3 गिलास पानी पी लो, प्यास बुझ ही नहीं सकती आपकी। नहीं बुझती, जी नहीं सर। बुझती। और आप हल्का सा ल्यूकवार्म 1 गिलास ले लो, हो जाएगा सफिशिएंट। हाँ भैया क्या कह रहे हो? नहीं, सर वो मैं ये कह रहा था जैसे कि किसी को अगर हीट स्ट्रोक से बचना है तो क्या वो कुछ गर्म चीज पी के जाएगा तो हीट स्ट्रोक से प्रिवेंशन बिल्कुल, होती है, ऐसा कुछ कह सकते बिल्कुल चाय पियो गर्मी में आके। हैं? मतलब हीट जी स्ट्रोक एक प्रॉपर कंडीशन की बात ना करके अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। आप बाहर से आए हो तो आप एकदम ठंडा पानी मत पियो, आप आधा कप चाय पी लो या पानी को गुनगुना कर लो। आप देखो जीवन में डॉक्टर प्रीति जी से उतार के थोड़े दिन बुरा लगेगा, उसके बाद आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं रहने वाला। बहुत और एक एग्जांपल जो हम हमेशा देते थे पहले भी कि जब हम लोग के साइड कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो जो मिस्त्री लोग होते हैं और लेबर लोग होते हैं ना, वो गर्मी में चाहे कितना भी गर्मी में होते हैं, वो हमेशा चाय मांगते हैं कि चलो हाँ, चाय पी हाँ, लें। चाय तो तय यही होती है, कहते 3 चाय तय होती है या 2। जी जी, और वो यही कहते थे जब उनसे कहते थे कि इतनी गर्मी में आप चाय लेंगे, पानी वगैरह कुछ ठंडा, तो कहते थे नहीं, ठंडा पियेंगे तो हमें ठंडा गर्म हो जाएगा, हाँ, ठंडा तो गर्म इसलिए हो वो चाय जाएगा, ही पीते थे। बिल्कुल। अरे हम लोग खुद ही नहीं, चाय जितनी गर्मी हो चाय तो मतलब चाहिए सुबह शाम की, तो फिक्स है। तो वो तो एडिक्शन है। नहीं, सुबह शाम वाली बात नहीं हो रही, बात हो रही है घर वो तो साइकोसिस वाली होगी, मन वाली हो गई, वो मन वाली, ये मन तो को है। अच्छा लगता है। नहीं, और शब्द, हाँ, ये सब तो बहुत अच्छा निकला डॉक्टर प्रीति जी के माध्यम से। ये मन पे ध्यान रखना, ये मन बहुत ही बदमाश होता है भैया। मन तो बहुत ही बदमाश है। मन के इसीलिए अनुकूल, तो मन पे तो हमेशा नजर बना के रखो कि ये मांग क्या रहा है, और फिर बुद्धि से तय वैसे करो कि इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसे धमका के रखना बच्चे की तरह, तो बहुत अच्छी बहुत सी कह रहे बात वैसे होगी। भी है बेटा? ये साइकोसिस और वैसे भी ये साइकोसिस और ये एमेलिडेट तो हम लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, एमरेशन। हाँ, हाँ, नहीं, एमुलेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वो सिफिलिटिक एमुलेशन होना चाहिए। हाँ, वो तो दूसरी चीज है, तो हाँ, ये साइकोसिस हाँ, इसीलिए कहा। नहीं, नहीं, हम ऐसा ना, बड़ी हल्की सी बात थी। मैं तो फिर धन्यवाद दे रहा हूँ उस प्रतीक जी का। ये सिली क्वेश्चन नहीं है, ये लाइफ के लिए बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है भाई। अगर ये प्रीति जी जो ने सवाल किया, अगर हम अपने परिवार में, बच्चों में, अपने शरीर में इस चीज को अपनाएंगे, तो ये तो जीवनदायिनी स्टेटमेंट है जो प्रीति जी के बिल्कुल माध्यम से डिस्कस हो रहा है भाई। लेकिन अगर इसको नहीं उठाएंगे, इस नॉलेज को जीवन में नहीं अप्लाई करेंगे, तो फिर तो कोई फायदा मिलना नहीं है। कई बार आप जिक्र कर चुकी डॉक्टर दीपशिका कि मतलब अब मैं कर लेती हूँ, मेरा हाथ कढ़ाई में, तवे में लग गया था, जल गया था सब्जी में, तो मैंने हाँ गरम हाँ से गरम को जी ठीक करा। मैंने खुद देखा, मेरे जी यहाँ जी कान्हा को एक बार चाय गिर गई थी, मेरे हाथ को कभी कुछ गरम लग जाता। और ये सब चीजें हम बिल्कुल, इसको हम जिएंगे तो ये हमें ब्लेसिंग्स ऑफ होम्योपैथिक सब्जेक्ट भी रहेगी हमारे लिए ना। कहते हैं ना, तू मेरी शरण में है तो तेरा ध्यान मैं रखूंगा, ये ऐसा कुछ है होम्योपैथी की तरफ से हमारे लिए। चलो यही रुकते हैं भाई। सबको बहुत बहुत नमस्ते, सबका धन्यवाद, सबको राम राम।
राम 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 राम।